नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 8 है। मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं। मित्रों, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो हो रहा होगा, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। अगर आपको पेपर 2 हिस्ट्री का कंप्लीट मटेरियल चाहिए तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और ओनली 200 आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यही नंबर है। पेमेंट करने के बाद आपको 5500 वन लाइनर सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ 1375 MCQ मिलेगा और साथ ही साथ सिलेबस वाइज हर टॉपिक का, हर यूनिट का एक अलग नोट्स PDF मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 76 देखिएगा, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। BSEB स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। प्रश्न 76, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं वह उसमें सम्मिलित है दूसरा और 13वां शिलालेख। विकल्प सी जो है आपका सही है। मतलब संगम राज्य के बारे में दूसरा शिलालेख में भी है और 13वें शिलालेख में भी है। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों के बारे में चोल, पांड्य, चेर, सतीपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपड़ी का जिक्र मिलता है, वर्णन मिलता है इसका। प्रश्न 77, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी भारत राज्य का उल्लेख अशोक के लेखों में नहीं है? तो चोल का तो है, पांड्य का भी है, सतीपुत्र का भी है, सातवाहन का नहीं है। ठीक है, इसमें चेर को सतीपुत्र कहा गया है। लोग सतीपुत्र का मतलब सातवाहन से समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। प्रश्न 78, टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो यह मिस्र का शासक था, मिस्र का। विकल्प बी जो है आपका सही है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक ने 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिसमें एंटियोकस सीरिया का शासक, एंटियोकस, टालमी फिलाडेल्फस जो था मिस्र का शासक, एंटिकिनी एंटिगोनस जो मकदूनिया का शासक था, फिर मग साइरिन का शासक था, फिर अलेक्जेंडर एजेंडर, ये सब दिया हुआ है अलग नाम, ये सब शासक थे और इससे अशोक के राजनयिक संबंध थे। प्रश्न 79 देखिएगा, अशोक का समकालीन शासक तुर्मै कहाँ का शासक था? तो मिस्र का शासक था। इसे तुर्मै कहा गया है और टॉलमी भी कहा गया है, टॉलमी फिलाडेल्फस। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न 80, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे? तो किसके संबंध थे? मिस्र मौर्य शासकों के। प्रश्न 81, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म मूल संदेश राजा के प्रति वफादारी, देखिए शांति और अहिंसा तो है, बड़ों का सम्मान भी है, धार्मिक सहनशीलता भी है। ठीक है, और यह सब कुछ है, तो उपयुक्त में एक से अधिक, इसलिए विकल्प ये। देखिए BPSC में प्रश्न ये आया हुआ है। अशोक धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपाशीनवे बहुकायाने दयादाने सचे सोचिए मादिये साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश शांति और अहिंसा, बड़ों से आदर व धार्मिक सहनशीलता सभी हैं। प्रश्न 82 देखिएगा, निम्न में अशोक ने किस शिलालेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि की रोक लगाई है? ऐसा लगता है कि पाबंदी पशुओं के बल पर, पशु के वध पर है। तो देखिए विकल्प बी जो है आपका 5वां शिलालेख। 5वें शिलालेख में अशोक ने पशु वध पर रोक लगाई है, 5वें शिलालेख में। ठीक है, और पशुओं की चिकित्सा की बात किया है तो प्रथम शिलालेख में किया है। कुछ लोग प्रथम शिलालेख को पशुवध समझ लेते हैं। प्रथम शिलालेख में मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा की बात किया है और 5वें शिलालेख में पशुवध पर रोक लगाने की बात की है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है, यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए जाते थे, लेकिन अब अभिलेख के अनुसार, मतलब कि पहले बहुत ज़्यादा जानवरों को, पशुओं को मारा जाता था, लेकिन अशोक के समय में क्या हुआ, 2 मोर और एक हिरन ही मारे जाते थे। ठीक है, और ये भी यह कहा गया कि भविष्य में ये लोग नहीं मारे जाएंगे। और बहुत सारे जानवर थे जिन पर जीवों का वध निषिद्ध कर दिया गया था। तोता, मैना, अरोड़ा, जंगली बत्तख, नंदी, रानी चींटियां, मछली, कछुआ, शाही, गिलहरी, हिरन, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर, ऐसे चौपाए जो न खाए जाते हों, किसी काम के न हों, उनको मारना वर्जित था।
प्रश्न 83 देखिएगा, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय उल्लेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश से संकट ग्रस्त में उपयोग सुरक्षित रखने के बारे में बताता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सोहगौरा और महास्थान अभिलेख। सोहगौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में है और महास्थान जो है पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में बोगरा में है। तो महास्थान तो है नहीं, सोहगौरा है, तो सोहगौरा समझिए। विकल्प ए जो है आपका सही है। गोरखपुर जिला से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख। देखिए बोगरा जो है पश्चिम बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में है। महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन प्राकृत भाषा में की गई है। उन्हें ईसा पूर्व की 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में सूचना देते हैं। प्रश्न 84 देखिएगा, यहाँ कथन और कारण है। तो देखिए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, हाँ बिल्कुल जोड़ लिया था। कारण, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। दोनों बातें सही हैं, ठीक है, और यह सही इसीलिए जोड़ा भी था। तो विकल्प ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। देखिए, अशोक अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त करता है और मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लेता है। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के साथ समुद्री और स्थल मार्ग पर कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है, आप पता है, उड़ीसा समुद्र के किनारे है, ठीक है, ये बात है। प्रश्न 85 देखिएगा, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। बिल्कुल ये बात है सही है, धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, ऐसी कोई बात नहीं है। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने कोई विद्रोह नहीं किया था, ये सही है, आर गलत है। विकल्प सी जो है आपका सही है। तो धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय में मिलता है। धार्मिक आधार पर इसने भू अनुदान दिया था। मौर्ययुगीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमिदान स्वरूप नहीं दी थी। भूमिदान के विरुद्ध कृषकों ने कोई विद्रोह का वर्णन नहीं मिलता है। प्रश्न 86, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सिलिगुस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया था, यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोशिया के क्षत्रप के दरबार में सिलिगुस का राजदूत रह चुका था। मतलब मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसके पहले सेल्यूकस निकेटर ने बहुत सारे राजवंशों के पास मेगास्थनीज को भेजा था, जिसमें अराकोशिया का शासक था। अराकोशिया के क्षत्रप के वहाँ वह सेल्यूकस रह चुका था राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो भी कुछ देखा सुना उसे इंडिका नामक ग्रंथ में लिखा है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। प्रश्न 87 देखिएगा, मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था? ईरानियों का, सेल्यूकस का। विकल्प जो है आपका सही है, बीपीएससी में प्रश्न आया है। प्रश्न 88, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रश्न 89, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो किसमें किया गया है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। जो डी है सही है। देखिए बीपीएससी में प्रश्न ये सब आया है, हाँ, तो इसको अच्छे से देखिएगा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जात से बाहर विवाह कर सकता था, न ही भिन्न पेशा अपना सकता था। यहाँ देखिएगा मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका, उसमें भारत में कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 90, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो 7 भागों में बांटा। देखिए बीपीएससी में पूछा भी है, ठीक है, 7 श्रेणियों में। यह बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन। प्रश्न 91, निम्नलिखित में से किस स्रोत से उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं था? तो इंडिका में ही, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। प्रश्न 92, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष रूप से उल्लेखित मिलता है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। प्रश्न 93, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने वाले को क्या दंड दिया जाता था? जो टैक्स को छुपाता था उसे मृत्युदंड दिया जाता था। विकल्प ए। अब तो कोई टैक्स छुपा ले कोई कुछ नहीं कर पाएगा, छोटा मोटा केस होता है उन पर। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा किया जाता था। देखिए 30 सदस्य होते थे और 6 समितियां बटी होती थी, मतलब एक समिति में 5 सदस्य होते थे, ठीक है। इसकी कुल 6 समितियां होती थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। 6वीं समिति का कार्य बिक्री कर वसूलना था। ये 6वीं समिति थी, उसी का कार्य बिक्री कर वसूलना था। विक्रय कर मूल्य का कितना होता था? 1/10। ये भी ध्यान रखिएगा, 1/10 होता था विक्रय कर। आज भी जो टैक्स वाला सिस्टम है 1/10 ही है। करों को चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था।
प्रश्न 94 देखिएगा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। प्रश्न 95, निम्नलिखित में से कौन मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन करता है, तो मौर्यों के नगर प्रशासन का वर्णन किसने किया है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में ही मौर्यों के नगर प्रशासन का वर्णन है। मेगास्थनीज जो आया था भाई, घूमने टहलने आया था, इन्वेस्टर बनकर आया था सिलिकस निकेटर का, और वह बहुत लंबे समय तक यहाँ पर मौर्यों के दरबार में रहा। तो उसने जो देखा, जो सुना, जो समझा, जो घूमा, घूमने के बाद जो वृत्तांत लिखा, ठीक है, तो उसने नगर प्रशासन का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है इसने। प्रश्न 96 देखिएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो उसका नाम है इंडिका। देखिए मेगास्थनीज इंडिका का मूल लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। प्रश्न 98, इंडिका का मूल लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। देखिए कितनी बार पूछा है बीपीएससी में, तो इंडिका के बारे में और भी जानकारी कर लीजिएगा। कई चीजें, जैसे इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, इंडिका में 7 वर्गों में विभाजित किया है भारतीय समाज को, ठीक है, और मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसमें बहुत जो भी जानकारियां मिली है, जैसे अकाल भारत में नहीं पढ़ते थे, ठीक है, ये सब दास प्रथा नहीं थी, ऐसी बातें इंडिका में लिखा है मेगास्थनीज ने। प्रश्न 99, इंडिका का लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। प्रश्न 100, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल में जारी है, मतलब वर्तमान में जो नगर पालिका कार्य करती है, नगर पालिका के प्रशासनिक व्यवस्था में जो कार्य होते हैं वह मौर्य काल में भी होते थे, मतलब मौर्य काल में जो कार्य होते थे वो नगर पालिका प्रशासन आज भी करती है। तो वह चारों कार्यों में बताइए, तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण आज भी नगर पालिका प्रशासन करती है, और मौर्य काल प्रशासन में यह काम हुआ करते थे। विकल्प सी जो है आपका सही है। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख होता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियां, मतलब 5 सदस्यों वाली 6 समितियां होती थी, जिनमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु का, देखिए मैंने बताया था ना, जो छठवीं समिति थी वह क्या करती थी, वह बिक्री कर वसूलती थी। तो यहाँ पर तीसरी समिति जो होती थी वह जन्म मृत्यु का पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है, तीसरी समिति करती थी, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को।